नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कृषि कानूनों पर टकराव का भारत बंद, किसानों की हुंकार में कांग्रेस का साथ, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब रहेगा बंद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात में 1 बजे तक बंद पर बनी बात, भारतीय मजदूर संघ ने किया किसान आंदोलन से किनारा। बल की कमी से जूझ रहा है जिले का होमगार्ड कार्यालय, 335 की संख्या में मात्र बचे हैं 149 अधिकारी कर्मचारी। विगत 10 सालों से शासन स्तर से नहीं हुई है भर्ती प्रक्रिया। आपदाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है होमगार्ड के जवान। यातायात थाने में बस संचालकों की हुई बैठक, नगर के बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक, बसों की आवाजाही को लेकर लिए गए निर्णय, बस स्टैंड में बसों को खड़ा करने के लिए बनी आम सहमति। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पंजाब एवं हरियाणा के किसानों की हुंकार अब भारत बंद तक पहुंची है। ऐलान के मुताबिक 8 दिसंबर को देशव्यापी बंद होगा, जिसमें किसान संगठनों ने बंद को समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस भी किसानों के बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरेगी। शांतिपूर्ण बंद का असर देश भर में दिखाई पड़ेगा तो मध्य प्रदेश सहित बालाघाट में कितना प्रभावशील होगा, यह तो बंद के दौरान ही पता चलेगा। बंद को लेकर बालाघाट जिले में भारतीय मजदूर संघ ने बंद से किनारा कर लिया है, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात के बाद दोपहर 1 बजे तक बंद रखे जाने पर सहमति बनी है। नए कृषि कानूनों पर बीते 12 दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार से 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही और किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने तैयार दिखाई नहीं देते हैं। आंदोलन को ताकत देने के लिए किसानों ने देशव्यापी बंद का आह्वान कर दिया था, जिसमें 8 दिसंबर को भारत बंद कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में यूं तो किसान आंदोलन दिखाई नहीं पड़ा है, लेकिन किसानों के साथ खड़ी होने कांग्रेस ने भी बंद को समर्थन कर दिया है। भारत बंद की कड़ी में बालाघाट बंद को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने वार्ता लेकर बंद को सफल बनाने की अपील की। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों की बगैर सहमति से उनसे बगैर चर्चा किए 3 नए कृषि कानून लागू किए गए हैं, जो कि किसान विरोधी होकर किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इन कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी का जिक्र नहीं है। इन कानूनों से मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इन कानूनों से सिर्फ कारपोरेट जगत को ही फायदा होगा और जमाखोरी व मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। यह काले कानून पूरी तरह से किसान विरोधी है। एक तरफ तो मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने और खेती को लाभ का धंधा बनाने का वादा व दावा किया था, और वहीं वो इन काले कानूनों के माध्यम से खेती को व किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो मोदी सरकार ने रेलवे को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी को निशाना बनाया, फिर IT क्षेत्र और अब कृषि को निशाना बना रही है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। मोदी सरकार जिस तरह से ये 3 काले कानून कृषि बिल के रूप में लेके आई है, जिससे पूरे देश की हरित क्रांति बर्बाद हो जाएगी, हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए बर्बाद होंगे कि इन्होंने पूरे मंडियों को डिसॉल्व कर दिया है और अब जो है कोई भी आदमी किसी भी रेट में खरीद सकता है। MSP नाम लिख से कुछ कोई हो ही नहीं है, उस पर कोई लगाम नहीं है, कोई उस पर वो नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। तो जब न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित होता है उस पर सरकार खरीदी करती है। कल ये हमारी पूरी खरीदी बंद कर देंगे। आज जिन राज्यों में इन्होंने मंडी बंद किया है और जो धान खरीदी बंद किया है, वहाँ धान 800, 900, 1000 रुपये कुंटल में बिक रही है। किसान वहाँ का जो है वो पूरा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जो उसकी लागत मूल्य है, लागत मूल्य नहीं निकल पा रही है। एक और मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी है, शिवराज कहता है कि किसानों के हितैषी है। अरे कौन सा हितैषी है? तुम अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान नहीं बिकवा रहे हो तो तुम काय के हितैषी हो? और आज मंडियाँ समाप्त करने से बिचौलिए जो है वो बढ़ जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों को इस क्षेत्र में आमंत्रित करने के लिए उनके लिए षड्यंत्र बनाया जा रहा है कि पूरा देश का खाद्यान्न
4 जो मेट्रोपोलियन जो है कंपनियां जो है, बड़ी बड़ी कारपोरेट घराने जो हैं वो खरीदेंगे। वार्ता के दौरान बालाघाट बंद को लेकर किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंजू अवस्थी ने बताया कि केंद्र सरकार की तानाशाही तरीके से इन कानूनों को किसानों पर थोप रही है, जबकि देश का किसान इन कानूनों के विरोध में सड़कों पर है। बड़ी शर्म की बात है कि देश के तमाम किसान संगठन 11 दिनों से दिल्ली की सीमा पर अपने परिवारों के साथ कड़ाके की ठंड में बैठकर इन कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार हठधर्मिता दिखाते हुए इन काले कानूनों को रद्द नहीं कर रही है। तीनों विधेयकों को वापस लेने के लिए ये बंद किया जा रहा है और इसमें सभी प्रकार के प्रतिष्ठान, सभी सेवाएं, सब कुछ बंद हम रखेंगे पूरे जिले में। किन किन चीज़ों की इसमें छूट दी जाएगी? इसमें आवश्यक वस्तुएं जो कोविड के समय भी जिनमें छूट थी, मेडिकल की दुकानें, बस सेवा, ये सब चीज़ में कुछ छूट देंगे जिससे कि जन सामान्य को कोई क्षति न पहुंचे। कांग्रेस ने वार्ता के दौरान बताया कि किसानों को समर्थन देते हुए कांग्रेस उनकी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से टकराव के लिए खड़ी है और बालाघाट जिले में होने जा रहे बंद के दौरान मेडिकल, अस्पताल सहित आवश्यक सेवाएं सुचारू रहेंगी, जबकि बाजार एवं प्रतिष्ठान संचालकों से किसान हित में बंद को सफल बनाने की अपील की गई है। बताया गया कि कांग्रेस द्वारा कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन करते हुए इसे वापस किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। वार्ता के दौरान किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुखदेव मुनि कुतराहे, शेषराम राहंगडाले, श्याम पंजवानी, नरेंद्र मेश्राम सहित अन्य मौजूद रहे। वहीं किसान आंदोलन को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस एवं अन्य संगठनों द्वारा लिखित पत्र के माध्यम से चैम्बर ऑफ कॉमर्स बालाघाट को अवगत कराया गया, जिसमें चैम्बर अध्यक्ष अभय सेठिया ने बताया कि बंद समर्थकों द्वारा मुलाकात की गई है और बंद को व्यापारियों के समर्थन के लिए मांग रखी गई है, जिस पर उनसे दोपहर 1 बजे तक दुकानें बंद रखने पर बात बनी है और जो व्यापारी बंद को समर्थन करना चाहते हैं वे अपने प्रतिष्ठान दोपहर 1 बजे तक बंद रख सकते हैं। इधर बालाघाट जिले में मजदूर और पीड़ितों के हित में प्रदर्शन कर मांगे मनवाने वाले भारतीय मजदूर संघ ने किसानों के इस आंदोलन से किनारा कर लिया है। जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने सोशल मीडिया पर अपील करते हुए लिखा है कि किसानों के नाम पर विरोधी पार्टियों के द्वारा यह आंदोलन चलाया जा रहा है जो किसानों के विरोध में है। इस पूरे आंदोलन में गांव का एक भी किसान शामिल नहीं है। किसान इस बिल से प्रसन्न हैं, लेकिन दलाल घबराए हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ किसान आंदोलन का पूरी तरह विरोध करता है। जहां एक ओर किसान आंदोलन के साथ कांग्रेस खड़ी है तो वहीं दूसरी ओर भामस सहित अन्य संगठनों का मौन है। जबकि 8 दिसंबर के भारत बंद को लेकर क्या कुछ असर बालाघाट जिले में दिखाई पड़ता है, यह पता चलेगा। होमगार्ड के बलों ने आपातकालीन एवं प्राकृतिक आपदा एवं विपदा की स्थिति में नागरिकों की जान बचाने में हमेशा ही तन्मयता से न सिर्फ जिम्मेवारी निभाई है, अपितु आम नागरिकों के जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला है। लेकिन आज यही जिला होमगार्ड कार्यालय बल की कमी से जूझ रहा है। बता दें कि जब भी विषम स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होती है उस वक्त देश एवं समाज के लिए होमगार्ड वास्तविक रूप में रक्षक प्रहरी के रूप में अपना दायित्व निभाती हैं, लेकिन आज यही होमगार्ड बल की कमी से जूझ रहा है। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि विगत 10 सालों से शासन के द्वारा नागरिक सुरक्षा बल के लिए भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई है, जिसके चलते प्रदेश भर में नागरिक सुरक्षा बल की कमी आ गई है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जीपी पंद्री बताते हैं कि होमगार्ड कार्यालय में पूर्व में 335 लोगों की पदस्थापना थी, लेकिन धीरे धीरे यह संख्या घटकर 149 पहुंच गई है। अब जिला होमगार्ड कार्यालय में 149 लोग ही कार्यरत हैं, जिसके चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जिला कार्यालय कंपनी कमांडर सहित विभागीय लेखा अधिकारी की कमी से भी जूझ रहा है। होमगार्ड की बल वर्तमान में बहुत आवश्यकता है और बहुत इसकी मांग है। वर्तमान जो हमारे पास निर्धारित बल है वो 335 की संख्या है, पर उसमें अभी भर्ती नहीं होने के कारण और लगातार दूसरे पदों में यहाँ से सैनिक भर्ती हुए हैं, सिपाही वगैरह है, फॉरेस्ट वगैरह में निकल गए हैं और कुछ रिटायरमेंट हो गए हैं। इस वजह से ये नौकरी अब 149 वर्तमान में है। 335 में 149 शेष हमारे पास कार्यरत हैं। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जीपी पंद्री ने बताया कि होमगार्ड के जवान न केवल विषम परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बल्कि वीआईपी ड्यूटी सहित पुलिस विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं।
लेकिन विभाग में काफी समस्याएं हैं, जिसको लेकर प्रति माह शासन से पत्राचार किया जाता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। लगभग 10 साल के लोग करीब हो गए ये भर्ती नहीं हुई। सर क्या वजह लगता है आपको कि भर्ती नहीं निकालती सरकार? भर्ती ना करने का वजह अपन कुछ बता नहीं सकती क्या है परिस्थितियाँ, क्योंकि नियम वगैरह में उसमें परेशानी आ रही होंगी। ये होमगार्ड का जो गठन हुआ है, सिविल डिफेंस का गठन हुआ है, SDRF गठन हुआ है, ये आपदा प्रबंधन और मानव आपदा, ये सभी में इसका उपयोग है और उपयोग लिया जा सकता है। और इसमें पुलिस वगैरह के साथ भी ये लोग अपने व्यवस्थाओं में VIP ड्यूटियों में कंधे से कंधा मिला के कार्य करते हैं, उसमें भी बहुत कमी है। सभी थाने खाली पड़े हैं यहाँ के। किसी भी थाने में भी होमगार्ड का नहीं है, कोतवाली में भी 1-2 रहते हैं ज़्यादा करके, जहाँ पहले 20-25 लोग रहते थे। सर आपके द्वारा पत्रचार नहीं किया गया क्या सर? पत्रचार तो मेरे मासिक रिटर्न वगैरह मैं देता रहता हूँ, जो भी जानकारी है जिले की, और ऊपर स्तर से ही कार्रवाई होगी इनमें। कोरोना संक्रमण काल से उबरने के बाद बालाघाट बस ऑपरेटरों ने अब धीरे धीरे अपनी बसों को सड़कों पर उतारने की कवायद प्रारंभ कर दी है, जिसके चलते पुनः एक बार फिर नगर के बस स्टैंड में भीड़ भाड़ प्रारंभ हो गई है। लेकिन बस स्टैंड में बसों के रखरखाव को लेकर अब तक कोई व्यवस्था न होने से सोमवार को यातायात विभाग ने बस ऑपरेटरों की बैठक बुलाकर नई व्यवस्था बनाई। नगर के यातायात विभाग प्रांगण में आयोजित हुई बैठक के दौरान यातायात विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा नगर के समस्त बस ऑपरेटर भी मौजूद रहे। इस दौरान बस ऑपरेटरों ने यातायात विभाग को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान बस ऑपरेटर श्याम कौशल ने बताया कि विगत कई सालों से नगर के बस स्टैंड की व्यवस्था को अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समस्याएं हल नहीं हो सकी हैं, जिसको लेकर आज पुनः बैठक का आयोजन किया गया था। यहाँ यह तय किया गया है कि अब हर रूट में चलने वाली बसें आधे घंटे पहले ही बस स्टैंड में आएंगी, जिसके जाने के बाद ही दूसरी बस स्टैंड में पहुंचेगी। इसी तरह लंबे रूट की बसें भी अपने तय समय से आधे घंटे पहले ही बस स्टैंड पहुंचेंगी, जिसके बाद दूसरी बसें आएंगी, जिसको लेकर सभी बस ऑपरेटरों ने अपनी आम सहमति बनाई है। उन्होंने बताया कि अगर कोई बस ऑपरेटर इसका उल्लंघन करता है तो यातायात विभाग अपनी चालानी कार्यवाही भी करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बस स्टैंड परिसर में ऑटो चालकों को प्रवेश न करने के लिए भी बैठक में चर्चा हुई, जिसके लिए जल्द ही यातायात विभाग के द्वारा ऑटो चालकों की भी बैठक लेगा। एक बस स्टैंड की व्यवस्था दुरुस्त हो सके, किस प्रकार का निर्णय हुआ है और क्या सामने आएगा? भैया समस्त बस ऑपरेटर आज यातायात थाने में आए और अपनी समस्या पहले हमने अपनी बताई कि समस्या है कि जो बस स्टैंड में हर आधा घंटे में एक गाड़ी लगे हर रोड की जाने वाली, जैसे लांजी है, बैयर है, वारासिनी है, लाल बर्रा है, सब अपनी गाड़ी आधा घंटा पहले लगाए। एक से एक जो गाड़ी खड़ी है वहाँ पे उनको हटा ले ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। लॉन्ग लीड की गाड़ी उनको ही बता दिया गया है कि आप आधा घंटा पहले बस स्टैंड में ले। अच्छा, जैसे काफ़ी देखा गया ये ऑटो और जो अन्य वाहन हैं उनके कारण भी बस स्टैंड में काफ़ी समस्या जाती है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? देखिए हमने बताया, यहाँ हमें बुंदेला साहब हैं और राजावत साहब हैं ट्रैफिक में, कि ऑटो वाले हैं प्लस कोई सिंगाड़े वाले हैं, कोई हाथ ठेले वाले हैं, ये घुसते हैं, तो बोले अब उनको बुलाते हैं मीटिंग करके, उनको भी बोले अल्टीमेटम नहीं, यानी अब व्यवस्था बेहतर व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्था बनना चाहिए भैया। ट्रैफिक बढ़ रहा है, यातायात लोग कैसे कॉपरेट करेंगे आप, वो लोग कैसे आपको कॉपरेट करेंगे? नहीं, उन्होंने बोले हैं कि अगर आप जो गाड़ी 5-6 घंटा खड़ी रहेगी तो बाकायदा हम उसका चालान करेंगे, तो हम उसमें सहमत हैं। क्या व्यवस्था वो बना रहे हैं, अच्छी बात है, व्यवस्था बनना चाहिए। कितना चालान होगा? अब वो तो खैर उनके ऊपर डिपेंड है। हम खुद ही जब रसीद हमारी अगर कटेगी मान के चलो तो हमको तकलीफ होगी, तो हम खुद ही वहाँ से जाएंगे, गाड़ी ना लगाएंगे। बैठक को लेकर नगर के यातायात थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बस ऑपरेटरों की आम सहमति से बस स्टैंड में बसों की आवाजाही को लेकर निर्णय लिया गया है, जिसके चलते बस स्टैंड में बसों से होने वाली परेशानी भी कम होगी और यातायात पर भी दबाव कम होगा। उन्होंने बताया कि बसों को खड़ा करने के लिए प्रशासन के द्वारा ट्रामा सेंटर के निकट स्थित मैदान का चयन किया गया था, लेकिन बस ऑपरेटरों का कहना है कि वहां शौचालय सहित अन्य सुविधाएं नहीं हैं, जबकि कुछ बसों में बैटरी चोरी होने की शिकायत भी आ रही है, जिसके चलते बस ऑपरेटरों के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जबकि हमारे द्वारा भी वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की जाएगी। समाधान ये निकला है कि जो बसें लंबे रूट की खड़ी रहती थी पूरे दिन, तो इन लोगों की लगातार शिकायत आती थी कि साहब जिस
बस स्टैंड की ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित होती है और जगह नहीं बचती है अन्य गाड़ियों को खड़े होने के लिए। तो उस संबंध में ये डिसाइड किया है कि कोई भी बस चाहे वो लंबे रूट की हो या छोटे रूट की होगी, वो आधे घंटे पहले बस स्टैंड पे खड़ी होगी। और सभी ने सर्वसम्मति से डिसीजन लिया है कि हम अपनी बसों को आधे घंटे से ज़्यादा खड़ी नहीं होने देंगे और जो बसें हैं हम स्वयं उनको रवाना कर दिया करेंगे। नियमों का पालन नहीं करता, कैसे चालान, कितना चालान होगा या जुर्माना कितना लगेगा? जुर्माना अलग अलग धाराओं में रहता है जी, 500 का है, 1000 का है। जो नियम का पालन नहीं करेंगे उस हिसाब से चालानी कार्रवाई होगी। तो ऑपरेटरों को ये बता दिया गया है कि बसें लगाना है, लेकिन कौन सी जगह चिन्हित होगी और वहाँ पर क्या मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था होगी? कोरोना से पहले ट्रॉमा सेंटर के पास में बस ऑपरेटरों को गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह दी गई थी। तो आज मीटिंग में जैसा कि इन लोगों ने बताया है कि वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से चोरी रात में होती है, बैटरी चोरी होती है। तो इस संबंध में आप लोग भी एक ज्ञापन कलेक्टर साहब को देंगे और हम लोग भी अपने माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में सूचना देंगे और जो भी इनकी समस्या है उसका निराकरण करवाएंगे। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा नगर के कालीपुतली चौक स्थित खाली पड़े उद्यान को चौपाटी में तब्दील करने की कवायद तो पूरी कर ली गई, लेकिन अब तक चौपाटी में तैयार हुई 24 दुकानों का आवंटन नहीं हो सका है, जिसके चलते यह आधुनिक चौपाटी अब तक प्रारंभ नहीं हो पाई है। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने पूर्व में अतिक्रमण की कार्यवाही कर नगर के कालीपुतली चौक स्थित उद्यान को आधुनिक चौपाटी में बदलने का निर्णय लिया, जिसके तहत यहां उद्यान को समाप्त कर आधुनिक चौपाटी का निर्माण कराया गया। प्रारंभ से ही यह चौपाटी विवादों के घेरे में रही। प्रारंभ में उद्यान को समाप्त करने को लेकर नगरपालिका परिषद के ही पार्षदों ने इस पर सवाल दागे, जिसके बाद जैसे तैसे यह मामला सुलझा तो दुकानों की कीमत को लेकर यहां के फुटकर व्यापारी लामबंद हो उठे, जिसके बाद फुटकर व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर दुकानों की कीमतों को लेकर कई बार ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन स्थिति जस की तस ही दिखाई दे रही है। न तो इस चौपाटी की दुकानों की कीमतों में गिरावट की गई और न ही कोई दूसरी कवायद। लिहाजा 24 निर्मित दुकानों में 10 दुकानों के लिए नगरपालिका ने निवाद निकालकर 9 दुकानों को आवंटित कर दिया, जबकि 14 दुकानों को पूर्व में कालीपुतली चौक के आसपास दुकान लगाने वाले फुटकर व्यापारियों को 7 लाख रुपए में आवंटित किया गया है, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपए नगरपालिका में जमा करना है, जबकि एक दुकान आरक्षित वर्ग के लिए शेष रखी गई है। मामले में नगरपालिका के राजस्व प्रभारी वेदपुरी गोस्वामी ने बताया कि दुकानों को प्रारंभ करने के लिए अभी नगरपालिका के द्वारा एग्रीमेंट प्रक्रिया नहीं हुई है, जिसके चलते अब तक चौपाटी का शुभारंभ नहीं हो सका है। कालीपुतली स्थित चौपाटी में कुल 24 दुकानें निकली है, जिसमें 14 दुकानें व्यवस्थापन के अंतर्गत हैं और निविदा के माध्यम से 10 दुकानें हैं, जिसमें निविदा के माध्यम से अपनी 9 दुकानें जा चुकी है, एक दुकान बची है जो STSC के लिए और 14 दुकानें व्यवस्थापन के अंतर्गत में लगभग 7 लाख रुपए की लागत से दिया है, जिसमें 1 लाख रुपए उनको जमा करना है, जिसमें पूरी 14 दुकानें उनको आवंटन कर दी गई है और 10 दुकानों 9 दुकानें आवंटित हुई है, जिसमें एक STSC की अभी बाकी है। ये क्या रेट से जाएगी? ये भी वही रेट रहेंगे जो 10 दुकानें उनका जो रेट है वही दुकान पर रहेंगे, भाई ये आरक्षित है ये। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।